Assalamu alaikum students. It's a principle of marketing session 8, and the topic is product development and lifecycle strategies. We will discuss about the product, level of product, types of product as well with examples and branding, how the branding strategies work in the market and the organization adopt the branding strategies as well when they are introduce the branding and its components in the market. After a while, we will discuss about the labeling and all that. Now, today topic is the product development in the life cycle strategies is somehow related with the new product development as well, and the specific product which will going to the develop in that scenario. And what is the strategies when the life cycle is occur in that product? Start लेते हैं स्टूडेंट्स के फर्स्ट स्लाइड हमारे पास पूरी जो है वो मैनेज है किस चीज़ के ऊपर, स्टेप्स एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वो कौन कौन से जो है डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जब हम अपनी न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने की तरफ जा रहे हैं, तो हम वो स्टेप्स ले रहे हैं। इस पूरी स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है वो इसकी पिक्चर है, और वो है आपके पास उमंग लस्सी की। ज़रा रिकॉल करें अपने माइंड में स्टूडेंट्स, और ये बताएं कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उमंग लस्सी जो है वो अब तक टेस्ट की है या फिर मार्केट में मौजूद है और उन्होंने देखी है। अच्छा, इस पिक्चर को यहाँ पर पेस्ट करने का या इस पिक्चर को यहाँ पर शो करने का एक बेसिक रीज़न है। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट सेशंस में हमने जो है हम जब बात कर रहे थे प्रोडक्ट की, हम जब बात कर रहे थे कस्टमर्स की, तो हम वहाँ पर जो है इस बात को भी हमने एक आध दफ़ा ये डिस्कस किया था कि वाई लस्सी इज़ नॉट इन द मार्केट। ओके, फिर हमने कुछ चीज़ों को वहाँ पर जस्टिफाई किया था कि लस्सी जो है वो इस वजह से जो है वो मार्केट में प्रिवेल नहीं करती, पाकिस्तान के मार्केट में मौजूद नहीं है, या फिर जो है इतना ज़्यादा उसका स्कोप मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर हम इस लस्सी की बात करें ना, तो लस्सी की मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट जो है वो पाकिस्तान में मौजूद बहुत बड़ी तादाद में जो है ना यहाँ पर लोग यूज़ टू हैं लस्सी पीने के लिए, क्योंकि हमारे पास नेशनल जो हमारा ड्रिंक है, जो शुगर कैन ड्रिंक है, हमारे पास गन्ने का जूस जो है वो हमारा नेशनल ड्रिंक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक ही पाकिस्तान में लस्सी है। ओके, तो ये जो लस्सी है, ये लस्सी पाकिस्तान में पैक्ड सूरत में जो है वो सिर्फ एक उमंग ने ही जो है यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इस लस्सी को। और फिर जो है इस लस्सी को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया था, उमंग लस्सी के नाम से जो है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट की तरफ जाएं और हम मिडिल ईस्ट की तरफ पे जाकर बात करें, तो मिडिल ईस्ट में जो है ये जो लस्सी है, ये लस्सी जो है एज अ बीइंग अ प्रोडक्ट ही मिल रही होती है, और पैक्ड सूरत में ही जो है वो वहाँ पर अवेलेबल होती है। यहाँ पर जो है जो आपको पैकिंग नज़र आ रही है, लेबलिंग नज़र आ रही है और पैकेजिंग नज़र आ रही है, ये आपके पास जो है इन टर्म ऑफ बॉटल नहीं है, ये आपके पास जो है वो टेट्रा पैक में मौजूद है। लेकिन ज़्यादातर जो इस तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं वो आपके पास जो है कंप्लीट एक बॉटल में जो है वो अवेलेबल होती है। चलें जी, या तो ये तो आ गई आपके पास डिस्क्रिप्शन के लस्सी ही क्यों यहाँ पर जो है वो शो की गई है विद द क्वेश्चन मार्क। अब आ जाते हैं हम इस बात के ऊपर, स्टेप्स इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के। सबसे पहले हम आइडिया जनरेशन की बात कर रहे हैं। जब आप आइडिया जनरेशन की बात करते हैं, एक प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के जो आइडियाज़ हैं, हमें तो एक स्लैट की प्रोडक्ट सामने नज़र आ रही है। हमने जैसे कि बाउंटी की बात ली, हमने बाउंटी को देखा तो बाउंटी में हमें नज़र आ गया कि भाई यहाँ पर जो है कोकोनट, क्रशिंग कोकोनट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं, और इससे चॉकलेट जो है वो बनी है। लेकिन हो सकता है कि इससे पहले इस चीज़ के लिए जो है इससे पहले बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हों। ओके, अच्छा, ये जो हम आइडिया जनरेशन की बात कर रहे होते हैं, इस आइडिया जनरेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि विच वन इज़ बेटर फॉर दैट प्रोडक्ट। अगर सोचें कि हम जो है डेयरी मिल्क की बात करें, डेयरी मिल्क, हम चॉकलेट की बात करें, कोकोनट से निकल के जो है वापस हम जो है डेयरी मिल्क पर आते हैं और हम चॉकलेट की बात करते हैं, और इस चॉकलेट के अंदर जो है हम क्या करें, सॉल्टिश पीनट्स जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, वैसे हम फ्राइड आलमंड तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, हम वहाँ पर जो है डेयरी मिल्क में देखते हैं कि चॉकलेट के अंदर फ्राइड आलमंड्स जो है वो मौजूद हैं। लेकिन अब सॉल्टिश जो है पीनट इस्तेमाल करें, दैट इज कॉल्ड द आइडिया जनरेशन। सही। अब
बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे मार्केटर्स बैठे हुए होंगे, अंडरस्टूड सी चीज़ है, उनके माइंड में भी जो है डिफरेंट आइडियाज़ जो है वो आते होंगे कि आपने अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलप करना है। अब ये जो आइडियाज़ तो आ गए आपके पास, अब ये आइडिया फिज़िबल है या नहीं है, मार्केट में जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो आपकी मार्केट को कैप्चर करेगा, आपके कस्टमर, आपके कंज़्यूमर को जो है वो कितना जो है यहाँ पर कितना जो है वो आपको सैटिस्फाइड करेगा, उनकी नीड्स को कितना जो है, उनके टेस्ट बड्स को जो है वो कितना ज़्यादा वहाँ पर सैटिस्फाई कर रहा है, हम इन चीज़ों को भी क्या कर रहे होते हैं, वहाँ पर देख रहे होते हैं। ओके, नाउ आइडिया जनरेशन की बात हो गई, हमने आइडिया जनरेशन यहाँ पर जो है 2-3 प्रोडक्ट से देख लिया। थर्ड प्रोडक्ट्स को ज़रा हम लेते हैं और वो है आपके पास आइसक्रीम। इस गर्मी के मौसम में और आइसक्रीम का आइडिया जनरेट करना, ठीक है? आइडिया जनरेट अगर आप पाकिस्तान के कंज़्यूमर की या सैटिस्फैक्शन की बात करें, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाने वाली आइसक्रीम है वो वॉल्स है, और वॉल्स ही जो है वो पाकिस्तान के टेस्ट बड्स को जो है वो सैटिस्फाइड कर रही होती है। ओमो ने जो है जब अपना प्रोडक्ट यहाँ पर दिया था और अपने प्रोडक्ट को जो है इन्होंने बिफोर 3 ईयर 4 ईयर बिफोर जो है जब उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ओमोर को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि पाकिस्तान की मार्केट में ओमोर को इतनी ज़्यादा जो है वो एप्रिसिएशन नहीं मिली और ना ही इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंसी मिली, बिकॉज ऑफ दैट कि जो ओमोर का टेस्ट था वो पाकिस्तान के कंज्यूमर एक जो चले इनोवेटर्स, तो इनोवेटर्स थे, उन्होंने तो जो फर्स्ट स्टेप कस्टमर्स होते कंज्यूमर होते हैं आपके पास, जो आपके इनोवेटर्स होते हैं, उन्होंने तो इस चीज़ को वेलकम किया कि ओमोर जो है डिफरेंट टेस्ट के साथ जो है आइसक्रीम मौजूद है। लेकिन जो लेगर टाइप के आपका कंज्यूमर था, जैसे कि मेरे जैसे ओल्ड एज पीपल्स जो होते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली उनको अपनी प्रोडक्ट से हटाना या उनको जो है कुछ चेंज देना जो है थोड़ा मुश्किल काम होता है, उनके लिए जो है उसका जो टेस्ट था वो इतना ज़्यादा वेलकमिंग नहीं था, उन्होंने इतना ज़्यादा वेलकम नहीं किया, क्योंकि ओमोर अगर आप इस्तेमाल करें तो वहाँ पे सॉल्टिश जो है ना टेस्ट मौजूद होता है, सॉल्टी टेस्ट आता है आइसक्रीम, और वो भी नमकीन, फिर वो आइसक्रीम कैसी। ओके, तो वो आइडिया जनरेशन इट मीन्स ऑफ दैट कि अब वहाँ पर आइडिया स्क्रीमिंग की कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की जो है वो वहाँ पर क्या हुआ, आपके पास एक प्रॉब्लम जो है वो वहाँ पर आया, और वो जो है एक बड़ा मार्केट शेयर जो है वो इंगेज नहीं कर सकी, ओमो ने बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट शेयर इंगेज नहीं कर सकी, ऑल दो वो मार्केट में जो है रन करती है, वो मार्केट में मौजूद है, और जो है यहाँ पर उसकी मार्केटिंग भी जो है ओमोर बहुत बेस्ट वे में जो है वो कर रहा होता है, लेकिन इतना वेलकम नहीं दे पाते, क्योंकि हम सबको आदत है वॉल्स की, हम सबको इससे पहले इग्लू की आदत थी, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ें जो है इस आइडिया ने जो है इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया, अगर हम ओमोर के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए बात करें तो। चलिए जी, सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, आप जो प्रोडक्ट डेवलप करने की तरफ जा रहे हैं वो आइडिया कितने अच्छे तरीके से जो है कितना वेलकमिंग होगा, जिस मार्केट में आप मौजूद हैं उस मार्केट के लिए, वहाँ के लोग जो हैं उनकी डेमोग्राफिक, चाहे आप उनकी जोग्राफिकल सेगमेंटेशंस की बात करें, आप उनकी जो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशंस की बात करें, या इनके इकोनॉमिकल सेगमेंटेशंस की आप बात करें, तो वो जो सेगमेंटेशंस बिहेवियर्स हैं वो आइडिया जनरेशन को कितना एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? आपके पास एक ही प्रोडक्ट के लिए जो है फॉर इंस्टेंस हम लेट सपोज के 4 to 5 आइडियाज जो है वो मौजूद हैं, देन फिर उन क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे आप उसकी, आप ये देखोगे कि क्या उस जो मैं जिस स्पेसिफिक मार्केट में मौजूद हूँ वहाँ पर ये आइडिया जो है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, और क्या मार्केट पेनिट्रेट कर सकता है, लीडर वहाँ पर लीडर बन सकता है क्या, इन तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आइडिया स्क्रीनिंग के ऊपर जो है आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देन फिर आप बात करते हैं कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग की, जो आइडिया आपने जनरेट किया है, जितने आइडियाज़ आपने जनरेट किए थे उस आइडियाज़ को आपने स्क्रीन किया, और उस स्क्रीन में से आपने जो है जस्ट सिर्फ एक आइडिया को जो है आपने चूज़ किया, वहाँ पर आपने सेलेक्ट किया, देन जब आपने उस आइडिया को किया तो आप क्या करोगे, उस कॉन्सेप्ट को डेवलप करोगे, और उस डेवलपमेंट का पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस जो है आपके पास आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग के अंदर जो है वो इंक्लूड होगा, एंड आफ्टर दैट आप फिर जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाओगे कि इसको आपने जो है अपने कस्टमर को जो वो एजुकेट करना है अबाउट दैट प्रोडक्ट, तो जब आप अपने कस्टमर को एजुकेट करोगे तो विच वन स्ट्रेटजी इज बेस्ट फॉर दैट पर्पज, तो वो जो स्ट्रेटजी आप इस्तेमाल कर रहे हो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, के कौन सी जो है आपके पास मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो सुटेबल रहेगी
कि आप जो है इस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में जो है किस चीज़ को जो है आप फोकस कर रहे हो। देन फिर आप अपनी बिजनेस एनालिसिस करोगे। बिजनेस एनालिसिस का इन सेंस ऑफ दैट कि इसकी जो है इसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या है, मार्केट में ये कब तक स्टे करेगी, मार्केट में कितना जो है प्रॉफिट को या कितने प्रॉफिट को जो है ये इंगेज करेगी, कितना मार्केट शेयर जो है ये लेगी, आप अपने निच मार्केट को जो है वो कितना ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो चुके हो, आप क्या कर रहे हो, इन तमाम की तमाम चीज़ों पे रहते हुए जो है वो बिजनेस एनालिसिस कर रहे हो, उसके फाइनेंस को आप डील करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ पर आप अपनी मार्केटिंग जो बनाई है और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के रहते हुए उसकी जो चॉइसेस आपने की उसको देखते हुए आप अपनी बिजनेस एनालिसिस कर रहे हो। एंड देन फिर बिजनेस एनालिसिस करने के बाद आप अपने जो प्रोडक्ट है उसकी डेवलपमेंट कर रहे हो, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो। प्रोडक्ट डेवलप्ड क्योंकि आपने प्रोडक्ट इनिशिएट कर दिया मार्केट के अंदर, देन फिर आप इसको जो है इसकी डेवलपमेंट कर रहे हो, इसकी मार्केटिंग टेस्ट करोगे, दैट इज द सेटिस्फैक्ट्री फॉर द कस्टमर, कस्टमर का रिस्पॉन्सेज क्या है, कस्टमर किस तरीके से जो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आने से पहले कमर्शलाइज्ड होने से पहले आप क्या करते हो, एक ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर उसको टेस्ट कर रहे होते हो। देन फिर जब वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर मौजूद है, उसकी टेस्टिंग मौजूद है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, देन फिर आप उसके ऊपर काम कर रहे हो उसकी कमर्शलाइजेशन के ऊपर। अब आप उसको जो है वाइट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इंटेंस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हो, इंटेंस की तरफ आ रहे हैं, और देन फिर आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो नेशनल वाइड एंड इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो लेके जा रहे हैं, जब आपके पास आपकी टेस्ट मार्केटिंग जो है वो आपके पास सक्सेसफुल हो गई है। तो दैट इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ आइडिया जनरेशन। साइड पे आपको एक एरो नज़र आ रहा है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, या कब आपके पास हाई होती है और कब आपके पास लो होती है। आइडिया जनरेट करना इज़ नॉट अ कॉस्ट, ये क्रिएटिव माइंडेड पीपल की चीज़ है। क्रिएटिव माइंडेड पीपल्स जो आपके पास आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी मौजूद हैं, वो जो है आपके पास आइडिया जनरेट कर रहे हैं, आइडिया स्क्रीन कर रहे हैं, डेवलपमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। तब तक आपके पास जो है, जब तक आपकी इनर बाउंड्री के अंदर आपका आइडिया मौजूद है, इनर बाउंड्री के अंदर आप चीज़ें कर रहे हो, उस टाइम तक जो है आपके पास आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही होती है। लेकिन जैसे ही आपने जो है प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू करी, कमर्शलाइजेशन की तरफ आए, के लिए जो है आपको आपकी इन्वेस्टमेंट जो है अपने प्रोडक्ट के साथ हाई करनी होती है। दैट इज योर एग्जाम्स क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिफाइन द स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये आपके पास आपके तमाम स्टेप्स हैं जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप इस कोशिश कर रहे होते हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, तो आप वहाँ पर भी कन्वीनियंट गुड्स की जो आप एग्जाम्पल्स दे रहे होते हो। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है स्लाइटली आपको इस्तेमाल करना शुरू कर दूँगी आपके मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव के हवाले से। और कन्वीनियंट गुड जब आप इस्तेमाल स्पेशलाइज गुड का आइडिया जनरेट करना, और आप स्पेशलाइज गुड का भी जो है क्या कर सकते हैं, आइडिया जनरेट कर सकते हैं, और वहाँ पर अपने साथ अपने एग्जाम्स में अपनी प्रेजेंटेशन में एग्जाम्पल के साथ जो है ये मैनेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जो है इसका जब आप इसको मैनेज करेंगे, तो सबसे पहले आप अपने स्टेप्स जो है अब इस तरह फ्लो चार्ट में आप इसको डिफाइन कीजिएगा। फिर इसको जब आप इसको प्रेजेंट कर लेंगे, एंड फिर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा और विद एग्जाम्पल और अपने स्टार्ट में जो है आप एग्जाम्पल्स को मैंशन भी कर सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट को एज एग्जाम्पल यूज़ करेंगे अपने इस क्वेश्चन के अंदर। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटेजीज। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटेजीज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग for the product, and it is also the very important topic for your exams perspective. Then product life cycle, it is not a new life cycle for you guys, because of that you have to be learn before courses when it is just for business, just have a business aspect as well. नाउ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम वर्ड स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, ये स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए जो है वो न्यू। तो हम बात प्रोडक्ट रन कर रहे हो, तो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस ग्राफ की बात करते हैं। आपके पास आपके एक्स एक्सिस के ऊपर सेल्स है, हम इस प्रोडक्ट साइकिल को जो है सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में
वो रीड करते हैं और टाइम हॉरिजन के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो रीड करते हैं कि जब इंट्रोडक्शन का आपका स्टेज होता है तो आपके पास जो है आपकी जो टाइम हॉरिजन आपके पास होता है वो इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर आपका सेल्स जो है वो लोअर मार्जिन पे होता है। समटाइम जो है ये आपको प्रॉफिट भी नहीं दे रहा होता। देन फिर जैसे टाइम मूव हुआ आपका एक्स एक्स स्टेज जो है वो एंड फिर आया तो आप पीक पोजीशन पे अच्छा जी, ये है आपके पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की पिक्चर और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए। सबसे पहले जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट की स्टेज के ऊपर आपके पास ना आपके पास सेल्स मौजूद है ना आपके पास प्रॉफिट मौजूद है, तो यहाँ पर आप जस्ट अगर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करते टाइम तो वो भी लॉस में कंसिडर की जाएगी। फिर हम जो रेड हाईलाइटेड ग्राफ की बात करते हैं, जो आपका हिस्टोग्राम मौजूद है, बेल कर्व डायग्राम आपके पास यहाँ पर मौजूद है। रेड हाईलाइटेड की बात करें तो वही चीज़ के इंट्रोडक्शन स्टेज जो है वो आपके पास स्टार्ट हो रहा है और स्लाइटली जो ये मूव होना शुरू हो रहा है एंड देन फिर जो है ये वो डिक्लाइनिंग कंडीशन पे पहुंच रहा है। देन फिर जब हम इसी सेल्स को इन कॉन्टेक्स्ट विद द प्रॉफिट बात कर रहे हैं तो ग्रीन जो लाइट है वो ग्रीन जो है वो आपके पास क्या है, प्रॉफिट को जो है वो डिफाइन कर रही है। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट कर रही है प्रोडक्शन में आप अपने पास जो है लॉस की कंडीशन में मौजूद है, देन फिर आप ब्रेक इवन पॉइंट्स को मूव करते हुए अपने पास प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और अपनी डिक्लाइनिंग कंडीशन में जो है वापस लॉस की तरफ मूव कर रहे हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ। यहाँ पर मैं आपके डिस्क्रिप्शन पे, और जब हम अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर बात कर रहे होते हैं तो ये 3 स्लाइड कंटिन्यू में जो है ना रूलिंग कर रही होंगी हर एक स्टेज के लिए। जैसे कि मैं आपको जो है स्लाइड आपको इंट्रोड्यूस इंट्रोडक्शन में जो है इंट्रोडक्शन मौजूद है सामने, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड के आपको जो है करेक्टरिस्टिक्स नजर आ रहे होंगे, सेल्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स। ओके, ये आपके पास क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ऊपर आप देखिए जरा, हॉरिजेंटल की बात करें, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, ये आपके पास आपकी हॉरिजेंटल में मौजूद है। अब ये जो पूरा टॉपिक है आपके पास, ये जो है 3 स्लाइड पे कवर हो रहा है। सबसे पहले ये आपके पास पहली स्लाइड मौजूद है। सेकंड, इसके बाद हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देन फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटेजीज की कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी कब कब आप इस्तेमाल करेंगे। बीइंग अ प्रोडक्ट आपके पास आपके किस साइकिल पर कौन सी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल होगी, प्राइस कौन इस्तेमाल होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी इस्तेमाल होगी, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे एंड सेल्स प्रमोशन के लिए आप क्या यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हर स्टेज को लेकर हम ये 3 स्लाइड्स जो है वन बाय वन करके अपनी स्टेजेस की तरफ देख रहे होंगे। ओके गाइस, नाउ सबसे पहले हम प्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन का प्रोडक्ट जो मार्केट में इन हो रहा है और मार्केट में जो है उसने जो है बेबी स्टेप्स लेना स्टार्ट किए हैं। मार्केट में वो आया है उस टाइम, आप अब सेल्स क्या है, जब मार्केट में वो इन हो रहा है उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर जो उसकी सेल्स है वो क्या है, आपके पास लो सेल्स, क्योंकि आपका कस्टमर और आपका कंज्यूमर जो है वो एजुकेट नहीं है अभी। उसको नहीं पता कि एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में की है, तो उसको एजुकेट की है। तो जो जब आपके पास आपका कस्टमर एजुकेट नहीं है तो उसकी लो सेल्स मौजूद है। वहाँ पर लो सेल्स होने की वजह से आप अपनी कॉस्ट को जो है वो आप अपनी कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहे हो। दैट्स वाई हम क्या बोल रहे हैं, हाई कॉस्ट पर कस्टमर, कि आपकी पर कस्टमर जो है वो कॉस्ट जो है वो कवर नहीं हो रही है। जब आपके पास लो सेल्स मौजूद है तो ऑब्वियसली सी चीज़ है कि वहाँ पर आपके पास आपका प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव होगा। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों जो आपके पास करेक्टरिस्टिक्स जो आपके ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सेल्स लो है, ऑब्वियसली सी चीज़ है कॉस्ट हाई होगी। अगर कॉस्ट हाई होगी तो ऑब्वियसली सी चीज़ है आपके पास आपका प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स में मौजूद होगा। देन इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर आपके पास जो आपके कस्टमर की टाइप है, वो कस्टमर की टाइप जो है वो आपके पास क्या है, इनोवेटर्स हैं। वो तमाम के तमाम लोग जो कि फर्स्ट ली जो है उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो फर्स्ट मूवर होते हैं, आप उनको कहते हैं फर्स्ट टेस्टिफाइड होते हैं। वो कस्टमर जो
आपके पास जो है एक्सपीरियंसेस करना पसंद करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल दूँ, मैं आपको रॉर की एग्जाम्पल दूँ, जो आप एडल्ट जनरेशन मौजूद है। चाहे रॉर का टेस्ट उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं था, या उसकी आप एडवर्टीजमेंट की तरफ देखें तो उसने भी कोई इतना ज़्यादा इंस्पायर नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद रॉर मार्केट में जो है तकरीबन 1 साल तक उसने स्टे किया है। क्यों स्टे किया है? क्योंकि आपके पास जो वहाँ पर एक्सपीरियंस करने वाला उसका कस्टमर था, वो एक्सपीरियंस करने वाला कस्टमर जो था, उसने उसको जो है एक्सपीरियंस किया, तो दैट कस्टमर इज कॉल्ड द इनोवेटर्स। कॉम्पिटिटर बात करें तो कुछ कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपके पास मौजूद हैं। अभी आपके पास आपका कॉम्पिटिटर जो है वो अवेटिंग कंडीशन पे मौजूद है, वो जान रहा है कि ये कस्टमर या ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में इन हो चुकी है, तो वो उस प्रोडक्ट से क्रिएट कर रहा है, अपनी उसकी स्पेसिफिकेशन को जो है चेक कर रहा है। तो अभी आपके पास आपका इंट्रोडक्शन की स्टेज पे आपका कॉम्पिटिटर जो है वो फ्यू है। देन फिर हम बात करते हैं कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने आपकी बात करी कि आप जब हम सेल्स पे बात कर रहे थे तो हमने कहा था हमें अपने कस्टमर को जो है एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो इससे समझ में आ जाता है कि हमारे पास हमारा पहला मार्केटिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा, कि आपको प्रोडक्ट अवेयरनेस जो है उसको क्रिएट करनी है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स में जो है आपको आपको प्रोडक्ट अवेयरनेस जो है वो क्रिएट है, और अभी ट्रायल कंडीशन पे मौजूद है कि आपका कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को जो है वो ट्रायल कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। इसी इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर अब आप क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाने की तरफ जा रहे हैं। आपने अपने प्रोडक्ट के बेसिक्स जो थे, बेसिक फीचर्स जो थे, वो अपने प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी के टाइम पर, इंट्रोडक्शन स्टेज पर आपने अपने प्रोडक्ट के जो है बेसिक प्रोडक्ट फीचर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं। प्राइसेस जो हैं वो आपने चार्ज की है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के साथ। आप अपनी प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन जो है आप डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो कर रहे हो। आपके पास जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करते हैं तो आप सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्या करते हैं, कैटेगराइज कर रहे होते हैं उस टाइम। और जब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी बात कर रहे हैं तो क्योंकि हमारे पास इंट्रोडक्टरी स्टेज है, तो हमने ये देखा कि कौन सा आउटलेट ऐसा है जो कि यहाँ पर इसकी यहाँ पर जो है लोग सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पर आपने क्या करी, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन को वहाँ पर चूज़ किया। जैसे कि अभी मैं रॉर की बात करी थी, तो रॉर सबसे पहले जो एक्सपीरियंस करने वाले लोग थे वो आपके आपके पास सबसे ज़्यादा डिफेंस का एरिया मौजूद था, जहाँ पर रॉर का सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया गया। और फिर उसके बाद जो है आपके पास आपका पीसीएचएस का एरिया जो है, आपकी नर्सरी की लोकेलिटी की जो है वो उस वहाँ पर आपके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किया गया। एंड देन फिर उसके बाद जो है आयशा मंजिल एफबी एरिया का जो एरिया था, वहाँ की जो है रॉर ने जो है एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा था। वहाँ पर जो है लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस किया था। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि ये आपके पास सिलेक्टिव एरियाज मौजूद हैं। जब इंट्रोडक्टरी पे मौजूद हैं तो आप सिलेक्टिव एरियाज में अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जो है वो एज अ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड रख रहे हो। एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, अपनी बेसिक एडवर्टाइजमेंट बता रहे हो, बेसिक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने कस्टमर को अवेयर करना है। सेल्स प्रमोशन यूज कर रहे हैं आप, हैवी सेल्स प्रमोशन के जो है आप क्या करेंगे, गैजेट्स यूज़ करेंगे, और वहाँ पर आप अपनी सेल्स प्रमोशन को इंक्रीज़ कर रहे होंगे, ओके। तो ये 5 जो है आपके पास स्ट्रेटजीज मौजूद हैं जो आप अपने प्रोडक्ट के साथ एट अ टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन जो है वो काम कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं हम ग्रोथ स्टेज पे। आपकी जो है प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुकी है, आपका कस्टमर जो है वो अवेयर हो चुका है। आपका कस्टमर जब अवेयर हो चुका है तो वो आपके पास जो है आपकी प्रोडक्ट को बाय करना शुरू कर रहा है। इट मीन्स ऑफ दैट जो है रेडिकली राइजिंग सेल्स, आपकी सेल्स जो है मूव कर रही है ऊपर की तरफ, ओके। जैसे कि आप ग्रोथ स्टेज का अगर जो है रॉ देखें, ग्रोथ स्टेज का जो आप ग्राफ देखें वो आप क्या है, राइजिंग कंडीशन पर है। तो रेडिकली राइजिंग सेल्स, कॉस्ट जो है अभी भी हाई है, बिकॉज ऑफ दैट कि अभी जो है आपके पास आपकी सेल्स ने जो है वो कॉस्ट को जो है वो कवर नहीं किया है। आप ब्रेक इवन तक पहुंचने में भी जो है अभी कामयाब हुए हो। अब आप जो है क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो। तो इसीलिए आपके पास आपकी कॉस्ट हाई है, और अगर कॉस्ट हाई है तो ऑब्वियसली सी चीज़ है कि आपका प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव होगा। ग्रोथ में बात कर रहे हैं, आप अपने कस्टमर को अवेयर कर रहे हो, इट्सेल्फ यहाँ पर आपका कस्टमर जो है वो वापस इनोवेटर्स ही हैं। और ये इनोवेटर्स जो हैं, अब आप यहाँ पर रेफरल ग्रुप की बात कर रहे होते हो, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की बात कर रहे होते हो कि एक कस्टमर ने ये चीज़ इस्तेमाल करी तो वो दूसरे कस्टमर को कह रहा वो अपने किसी दूसरे रेफर ग्रुप को जो है वो कह रहा है कि इट इज़ अ गुड प्रोडक्ट, यू शुड बी यूज्ड दिस। दैन फिर वहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास आपका कस्टमर जो है वो इनोवेटर मौजूद है।
कॉम्पिटिटर्स की बात करें जब हम, तो कॉम्पिटिटर्स भी जो है वो आपके पास जो है फ्यू कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं, क्योंकि वो स्टिल आपके पास आपकी ग्रोथ स्टेज तक वो आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को रीड कर रहे हैं, आपकी मार्केट स्ट्रेटजीज को रीड कर रहे हैं। आपने किस तरीके से कौन सी टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स यूज़ करी है जिसकी वजह से जो है आप मार्केट को इंगेज करने में कामयाब हुए हो। आपका कॉम्पिटिटर जो है वो अभी भी फ्यू कंडीशन पे मौजूद है। आपका मार्केट ऑब्जेक्टिव क्या हो, मार्केट में जो है अवेयर तो आप कर चुके हैं अपने कस्टमर को। अब आप क्या करेंगे, अपने मार्केट शेयर को जो है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं आप, और देन फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटजीज में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोडक्ट पे आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रोडक्ट को एक्सटेंशन कर रहे हो। एक्सटेंड किस तरीके से कर रहे हो, अब बेसिक प्रोडक्ट तो आपने यूज़ कर लिया, अब आप उसके साथ जो है आप उसको वारंटी देने की कोशिश करोगे, आप उसको सर्विसेज देने की कोशिश करोगे, इवन के जो है आप जो है उसके साथ जो है कुछ जो है वो एडवांटेजेस जो है उसके साथ अटैच करोगे। वहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो आपके पास आप पेनिट्रेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि अब जो है कॉस्ट प्लस चार्ज पे आप जो है वहाँ पर अपने इंट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर चार्ज कर चुके। अब आप मार्केट में अपनी प्राइसेस को पेनिट्रेट करोगे, और डिस्ट्रीब्यूशन में आप अपने सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन से निकल के जो है आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पे। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, आप जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर जो है आप फॉरेन वाइड आपकी प्रोडक्ट हर रिटेल शॉप के ऊपर नज़र आनी चाहिए। आपके कस्टमर तक जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो आसान होनी चाहिए, ईजी टू अवेलेबल चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप अपने बिल्ड कर रहे हो, और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ रहे हो। कराची की मार्केट की बात करें तो कराची की मार्केट में आप जो है जस्ट सिर्फ क्लिफ्टन को या डिफेंस को या फिर CHS के एरियाज को या FB एरिया को नहीं कवर करोगे, फिर आप जो है सदर भी कवर करोगे, आप लियारी कवर करोगे, आप औरंगी के एरिया को भी कवर करोगे। आप फिर जो है अपने सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो वहाँ पर उनकी रिटेल शॉप को जो है वहाँ पर कवर करोगे। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बाद जब आप एडवर्टाइजमेंट की तरफ आते हैं, तो अब आप जो है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट आप फर्स्ट टाइम जो है अर्ली अडॉप्टर्स के लिए कर रहे थे, अब आप मास मार्केट की तरफ मूव कर जाएंगे कि अब आप अवेयर करेंगे किसको, मास मार्केट को। प्रमोशन की बात करेंगे तो रिड्यूस टू टेक एडवांटेज ऑफ हेवी कस्टमर डिमांड्स। आप जो है अब एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे कस्टमर डिमांड्स की। नाउ यहाँ पर आपके पास आपका ग्रोथ स्टेज मौजूद था। मेच्योरिटी की बात करते हैं, अब आप जो है अपनी प्रोडक्ट को जो है वो हाइट देने पर कामयाब हो गए हो, पीक सेल्स पे मौजूद हो। पीक सेल्स पे मौजूद होने की वजह से कॉस्ट लो हो चुकी है और आपका प्रॉफिट जो है वो हाई हो चुका है। पीक सेल पे पहुंचने का सिंपल मतलब ये है कि आपका कस्टमर जो है वो अब मिडिल मैच्योरिटी पर मौजूद है। मिडिल मैच्योरिटी का मतलब सिंपल क्या हुआ, वो जो लोग जो फ्रेश एक्सपीरियंसेस करते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स मौजूद हैं, अर्ली अडॉप्टर से निकल के आप क्या अब वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जो है रेगुलरली चीज़ों को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और एक मास मार्केट जो है आप क्या कर चुके हो अपने पास कैप्चर कर चुके हो। बिकॉज ऑफ दैट आप अपनी हाइट ऑफ लाइफ साइकिल के ऊपर मौजूद हैं। कॉम्पिटिटर्स अब आपके पास जो है आना शुरू हो गए। स्टेबल नंबर जो है आपके पास आपका कॉम्पिटिटर जो है अब आपके साथ आपकी मार्केट में नजर आ रहा है, जिसने या तो आपके पास आपकी सिमिलर आपकी प्रोडक्ट के सिमिलर प्रोडक्ट जो है मार्केट में लेकर आया हुआ है वो, या फिर जो है कुछ अलग से एडवांटेज जो है वो आपके पास क्या कर रहा है, वहाँ पर जो है कॉम्पिटिटर्स जो है वो अवेकिंग कंडीशन में मौजूद है। देन फिर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। अब आप मार्केट शेयर तो कर चुके हो, लेकिन अब आप अपने जो आप मैक्सिमम प्रॉफिट है अब आप उसको डिफेंड कर रहे हो कि अपने पास अपने मैच्योरिटी के स्टेज के ऊपर। देन फिर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे। जब आप स्ट्रेटजीज की बात करेंगे तो सबसे पहले आपने अपनी बेसिक प्रोडक्ट ऑफर करी थी, प्रोडक्ट के साथ आपने जो है ना कुछ ऑक्सिलरीज अपने प्रोडक्ट के साथ लगा दी थी, जिसकी वजह से ग्रोथ स्ट्रेटेजी पर आपके पास मौजूद है। अब आप क्या कर रहे हो, अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। डाइवर्सिफाई ब्रांड एंड मॉडल्स के ऊपर आप बात कर रहे हो कि आपके पास आपका जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्सिफिकेशन पर आप अपने, जैसे कि आप ओरियो की बात करें, ये थर्ड टाइम एग्जाम्पल दे रही हूँ ओरियो को, सॉरी फॉर दैट स्टूडेंट्स, लेकिन फॉरन जो है अभी ओरियो ही आपके लिए जो है ज़्यादा जो है इजीली अंडरस्टैंडिंग कंडीशन पे मौजूद है। आप ओरियो की बात करें तो आपने उसका टेस्ट डाइवर्सिफाई कर दिया, जिस काइंड ऑफ दिस कि पहले चॉकलेट में मौजूद था, फिर आप उसको किस में ले आए, मिल्क में ले आए। देन फिर आप लेस की बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे कुरकुरे में, एक्चुअली आप लोग देख रहे हैं आजकल कि तेज़ मिर्च वाला जो फ्लेवर उन्होंने अपनी ब्रांड को क्या कर दिया,
डाइवर्सिफाई कर दिया, सेम इज दैट। ये आपके पास कन्वीनियंट गुड के एग्जांपल्स मैं आप लोगों को यहाँ पर इसलिए पुट कर रही हूँ कि ये ज़्यादा आप लोगों के लिए एक्सपीरियंसफुल भी होती हैं और ऑब्जर्व भी आप जो है आराम से कर लेते हो इसको। तो आपका जो ब्रांड है यहाँ पर प्रोडक्ट में आप क्या कर रहे हो, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हो, आप टेस्ट डाइवर्सिफाई कर रहे हो। आप सम टाइम जो है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की बात करें तो आप उसके अंदर जो है कि कोई नई चीज़ जो इनटेक कर रहे हो, तो आप अपने ब्रांड को जो है वो डाइवर्सिफाई कर रहे हो। प्राइसेस जो है आप अपने कॉम्पिटिटर से मैच करते हुए रखोगे कि ऑब्वियसली आपका कॉम्पिटिटर अब मार्केट में मौजूद है और वो आपके जो है, और आप जो है हम प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर हम देख रहे थे कि हम डिफेंडिंग कंडीशन में मौजूद थे। तो जब हम डिफेंडिंग कंडीशन में मौजूद थे तो जाहिर सी बात है हमें अपने प्राइस जो वो सेटल करने पड़ेंगे, जो कि आपके पास आपके कॉम्पिटिटर के प्राइसेस सेटल डाउन हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, आप अब जो है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन से मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहे हो। मतलब आप जहाँ पर आप मौजूद हैं, जिस मार्केट में आप मौजूद हैं, उसका कोई एक चैनल भी जो है आपसे जो है लूज नहीं होना चाहिए। अब आप मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन को जो है कंसिडर कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट पे बात करें, आप जो है स्ट्रेस दोगे अपने पास अपने ब्रांड के डिफरेंसेस और ब्रांड के बेनिफिट्स की बात करोगे कि हमारा ये जो ब्रांड है इसके जो है इसके अंदर ये डिफरेंसेस मौजूद हैं अदर देन द कॉम्पिटिटर्स। जैसे कि अभी आप बोनस के एग्जांपल, आप बोनस का जो है एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, तो वहाँ पर जो है क्या बात है बोनस की, और वो वहाँ पर उसको जो है वो ऑफर कर रहा है कि हमारे पास ये डिफरेंसेस मौजूद हैं कि कम क्वांटिटी में भी जो है वो ज़्यादा कपड़े जो है वो वॉश हो जाते हैं। तो आपने प्रेफरेंसेस डिफरेंसेस बताए और बेनिफिट्स बताए वहाँ पर आपने इसके। सेल्स प्रमोशन की बात करें तो आपके पास जो है इंक्रीज टू इंकरेज ब्रांड स्विचिंग, आप इंक्रीज ब्रांड स्विचिंग की जो है आप क्या कर रहे हो यहाँ पर अपनी प्रमोशन की बात कर रहे हो। एंड द लास्ट स्टेज इज द डिक्लाइनिंग स्टेज। जब हम डिक्लाइनिंग स्टेज की बात करते हैं तो अब आप जो है बड़े पॉजिटिव पिच पर खेल रहे हैं। अब आप जो आपकी पिच वो पिच में जो है आप क्या कर रहे हो, तो आपको अब टफ टाइम देने वाली है आपकी वो पिच। अब जो है आपकी पिच के ऊपर जो है वो ग्रास आ चुकी है, और ग्रास आने की वजह से जो है आपकी बॉल जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा टर्न हो रही है यहाँ पर। तो आपके प्रोडक्ट के खेलने के लिए जो है फेवरेबल कंडीशंस मौजूद नहीं है। तो वही फेवरेबल कंडीशंस जो है, ये जो क्रिकेट की एग्जांपल दी उसको लाकर जरा हम डिक्लाइनिंग स्टेज के ऊपर बात करते हैं कि आपकी सेल्स जो है अब वो डिक्लाइन, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है ना वो मार्केट में मौजूद है। उसने हो सकता है आपसे ज़्यादा बेस्ट जो है कुछ ना कुछ ऑफर कर दिया हो, तो लोगों ने आपके प्रोडक्ट को छोड़ के जो है अब उस प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर गए हो। प्रोडक्ट स्विचिंग भी जो है बहुत स्पीड में हो रही होती है, इसलिए कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी जो है कितनी ज़रूरी है मार्केट के अंदर। एनीवेज, डिक्लाइनिंग सेल्स है, जाहिर सी बात है सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो फिर कॉस्ट के ऊपर कॉस्ट के ऊपर असर आ रहा है। जब कॉस्ट के ऊपर असर आ रहा है तो आप प्रॉफिट को कैसे भूल सकते हैं, आपका प्रॉफिट भी जो है वो आपके पास डिक्लाइन हो रहा है। देन आपका कस्टमर्स जो है लैगार्ड्स कस्टमर्स जो है मौजूद हैं। इनोवेटर्स में हम अर्ली एडॉप्टर्स की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पर जो आपके पास आपका लेट एडॉप्टर मौजूद है। मतलब वो लोग जो थोड़े से जो है देर से जाग रहे होते हैं, उनको ज़रा देर से पता चलता है कि प्रोडक्ट भी जो है वो मार्केट में मौजूद है। तो लेगर्ड्स मौजूद हैं यहाँ पर। डिक्लाइनिंग नंबर कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपके पास क्या है, डिक्लाइनिंग नंबर्स में मौजूद हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो अपने एक्सपेंडिचर्स। डिक्लाइनिंग में जो है आप क्या करते हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स आपके पास क्या होते हैं, आप अपने एक्सपेंडिचर्स जो है वो रिड्यूस करोगे। और वो जो रिडक्शन होती है वो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हो, कॉस्ट कट कर रहे होते हो। अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर कॉस्ट कट कर रहे होते हो, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कॉस्ट कटिंग हो रही होती है आपके पास, आपके प्रोडक्ट के अंदर। देन यहाँ पर जब आप कॉस्ट कटिंग की तरफ आ रहे हो तो आप अपनी प्रोडक्ट में जो आपने डाइवर्सिफाई ब्रांड्स बनाए हैं, और जो वो ब्रांड्स जो अच्छा आपको प्रॉफिट नहीं दे रहे, आप उनको फेज आउट करना शुरू कर दोगे। मतलब अपने जो फेज आउट करोगे अपने वीक आइटम्स को आप अपना फेज आउट कर रहे हो, कि वो जो है प्रॉफिट शेयर करके नहीं दे रहे, मार्केट इंगेज नहीं कर रहे, ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, मार्केट प्लेस में आपको जो है रिनोन कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन जो है क्योंकि जो है उनका होने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो आपने उनको क्या कर दिया, कट प्राइस पे आपने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया, सेल्स पे डाल दिया आपने अपना प्रोडक्ट, तो आपने वहाँ पे कट प्राइस कर दी। डिस्ट्रीब्यूशन जो है अब आप क्या कर रहे हो, आप पे सेलेक्टिव पे आ रहे हो। मतलब वो जहाँ पर आप इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और वो आउटलेट जो आपको जो है वहाँ पर आपको सेलिंग ज़्यादा नहीं थी और लोग ज़्यादा बाय नहीं कर रहे थे वहाँ से, आपने क्या कर लिया, उन आउटलेट से जो है फेज आउट कर दिया, आपने वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना छोड़ दिया। तो आप सिलेक्टिव हो वहाँ पर। अनप्रॉफिटेबल आउटलेट से जो है आप फेज आउट कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट को आप रिड्यूस कर रहे हो और सेल्स प्रमोशन को आप मिनिमल लेवल पर लेकर जा रहे हो। ठीक
दैट इज कॉल्ड द योर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो इस तरीके से वर्कआउट कर रहा है। क्विकली हम मूव करते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर स्टूडेंट्स के, हम ये देखते हैं कि कहाँ कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि जहाँ पर पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जो है इंट्रोडक्टरी स्टेज पर आए थे, फिर इंट्रोडक्टरी स्टेज से जो है वो मूव हो गए कहाँ पर आपके पास आपके डिक्लाइनिंग कंडीशन पे चले गए। समहाउ 5 मिनट से हमारे पास इस 5 मिनट्स में हम क्विकली जो है इन एग्जांपल्स को जो है लुक इनटू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में करते हैं हाउ टू फॉरगेट नोकिया इन द मार्केटिंग, क्योंकि जब भी मार्केटिंग स्टार्ट होती है और फर्स्ट एग्जांपल दी जाती है वो आपके पास सबसे पहले जो है वो नोकिया की दी जाती है। नोकिया जो है 1965 में जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस टाइम जो है 1011 का जो सेट था वो सबसे पहले मार्केट में आया था। देन फिर 3310 के आप एग्जाम्पल लेते हैं, जब वो ग्रोथ स्टेज पे पहुंचा तो फिर हम 3310 के ऊपर शिफ्ट कर गए थे। एनीवेज, तो नोकिया जब लॉन्च हुआ था उसने जो जीएसएम फोन को लॉन्च किया था और नोकिया 1011 को लॉन्च किया था, एंड देन फिर जो है वैरायटी ऑफ मॉडल्स देना शुरू किए। इसके अलावा जीएसएम में भी काम किया और सीडीएमए टाइप फोन्स पे भी जो है इसने बहुत ज़्यादा काम किया था। फिर ग्रोथ स्टेज के ऊपर जब आया तो उस ग्रोथ स्टेज पे जो उसके कॉम्पिटिटर स्टार्ट हो गया था, उसका कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो गया था सैमसंग के साथ, और सैमसंग कंपटीशन 1999 में स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पर जो है नोकिया ने अपनी मैच्योरिटी स्टेज देने के लिए अपने अपने प्रोडक्ट को जो है वो डाइवर्सिफाई किया, अपनी अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाई किया। एक्चुअली अपने ब्रांड को डाइवर्सिफाई करते हुए जो है उन्होंने क्वार्टर कीपैड जो है इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट के अंदर, एन सीरीज इंट्रोड्यूस करवाई वहाँ पर मार्केट के अंदर उन्होंने N97 सीरीज। और अगर मैं आप लोगों को याद करवाऊँ तो ये एन की सीरीज ही है थी जिसने जो है आपके जो है सिक्योरिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया था, कि आपकी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं उनको भी जो है वो सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। तो एन सीरीज़ ने जो इसके ऊपर काम किया था। फिर एन सीरीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास हाई कॉस्ट था, तो उस हाई कॉस्ट से जो है लो कॉस्ट की तरफ कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने ई सीरीज़ के ऊपर बात की, और फिर जिसने कम्पीट किया था ब्लैकबेरी को, ई सीरीज़ जो है उसके ऊपर यहाँ पर जो है इन्होंने काम किया था, और यहाँ पर जो है वो अपने पास अपनी मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर कर रहे थे। क्योंकि ई सीरीज़ की तो खैर मैं भी यूज़र रही हूँ, और इट इज़ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पॉर्टेंट सेल, और ये बहुत इसकी फीचरिंग बहुत अच्छी थी। इसने बहुत अच्छा वर्कआउट करता था, इसकी बैटरी टाइमिंग्स, इसके दूसरे मतलब वो सेल्स जो कि नेटवर्किंग को इतने ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाते थे। तो ई सीरीज़ वहाँ पर क्या करता था, एन सीरीज़ हो ई सीरीज़ हो, ये इसने जो है वो काम किया। दैन फिर हम जो है ना डिक्लाइनिंग स्टेज पे बात करते हैं। नोकिया का डिक्लाइनिंग स्टेज भी सबने ही ऑब्जर्व किया हुआ है कि नोकिया ने जो है 2013 में जो है नोकिया को एक्वायर्ड कर लिया था माइक्रोसॉफ्ट ने, क्योंकि जो है डिक्लाइन आ गया था बहुत ज़्यादा। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को जो है अपनी प्रोडक्ट की इनोवेशंस नहीं की थी, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने जो है कुछ चीज़ों के ऊपर, कुछ स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जो है टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया था। उस टाइमली रिस्पॉन्डिंग ना होने की वजह से जो है नोकिया का फाइनली जो है वो आपके पास डिक्लाइनिंग स्टेज मौजूद था। एंड फिर ये आपके पास जो है आपकी लग्जरीज मौजूद थी। एक एग्जांपल जो है हम आपके पास नेस्ले मैगी पाकिस्तान की बात करते हैं। नेस्ले मैगी पाकिस्तान ने जो है जब 1992 में पाकिस्तान में जो ये एंटर हुआ था, तो उस टाइम जो है जब में ये तो उस टाइम बहुत ज़्यादा उस टाइम जो है इसकी अच्छी खासी जो है मार्केट्स मौजूद थी, और मार्केट मौजूद होने की वजह से इसने मार्केट कैप्चर भी की थी। देन फिर जो है इसने अपने आप को वाइप आउट कर लिया मार्केट से 2018 में, जब इसके पास बहुत ज़्यादा जो है वो इसके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गए, तो इसने अपने आप को डिसकंटिन्यू कर लिया था। मैगी के नाम से, मैगी प्रोडक्ट के नाम से जो है उसने अपने आप को कंटिन्यू कर लिया, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के ऊपर ये काम करते हैं। तो किसी एक प्रोडक्ट को मार्केट से वाइप आउट करना जो है इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर द नेस्ले। लेकिन जो है क्यों किया था हमने, अब ये देखना है। फर्स्ट स्टेज पे जब हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, तो मार्केट की लॉन्चिंग जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी उस टाइम। दूसरे कॉस्ट जो है ये बेयर कर रहे होते थे। और हम नेस्ले पाकिस्तान की बात कर रहे थे तो 1992 में जो है ये आया था
2 मिनट नूडल्स जो के नाम से जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर की थी। और नूडल्स की का जो एक प्रोडक्ट थी वो जो है आपके पास न्यू थी पाकिस्तान के सिनेरियो में रहते हुए बात करें न्यू थी। और समथिंग इज़ न्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान की फूड मार्केट में जो है इंट्रोड्यूस हुआ था। फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है नेस्ले को मिला था। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज ने जो है जिसकी वजह से इन्होंने अपना मैक्सिमम मार्केट जो है वो कैप्चर किया था। मैगी ने सक्सेसफुली जो है मार्केट जो है कैप्चर कर लिया था वहाँ पे। देन फिर जब हम ग्रोथ स्टेज की बात करें तो 10 ईयर्स तक इन्होंने 50% मार्केट शेयर जो है वो एंजॉय किया। और आफ्टर 2 ईयर्स जो है उन्होंने मैगी को जो है दूसरा अदर जो है फ्लेवर्स के साथ लॉन्च किया था। लेकिन न्यू फ्लेवर जो है लोगों को इतना खास पसंद नहीं आया, तो उन्होंने वापस जो है ओल्ड फॉर्म साथ इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया था। फिर जब हम स्टेज नंबर थर्ड की मैच्योरिटी की बात करते हैं, मैगी को लेते हुए मैच्योरिटी की हम बात करें, तो यहाँ पर मैच्योरिटी पर उन्होंने जो है आटा नूडल्स, मैगी छोटू, मैगी यम्मी पावर अपनी जो है प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड की। वहाँ पर लोअर प्राइस का कॉन्सेप्ट लेकर आए, 25 से उन्होंने अपने आप को 20 पे लेकर आए। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने रखी, मैच्योरिटी पर मौजूद थे, इंटेंसिव था। और प्रमोशन जो है लोअर्ड इन्वेस्टमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट। कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी जो है इंक्रीज होना शुरू हो गए थे आफ्टर 2012 के बाद जो है, जिसके कनौर देखा होगा आपने, कनौर मार्केट था। और दूसरे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में जो है आ चुके हैं मैच्योरिटी को लेके। तो देन फिर जो उन्होंने खुद को क्या किया, स्टेज नंबर 4 पे अपने आप को वाइप आउट कर लिया, अपने आप को डिसकंटिन्यू कर लिया। और डिसकंटिन्यू करने का जो रीज़न वो बताते हैं, डिसकंटिन्यू करने का रीज़न जो था, इनके पास मोर कॉम्पिटिटर्स मौजूद थे, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए थे। प्रॉफिट जो है वो इतना ज़्यादा वो इंगेज नहीं कर पा रहे थे मार्केट से। लॉन्ग रन ड्रॉप सेल्स हो रही थी। एलिमिनेशन फॉर द ऑल नॉन एसेंशियल मार्केट एक्सपेंसेस जो है वो वहाँ पर मौजूद थी। शिफ्टिंग ऑफ कस्टमर टू अदर ब्रांड, साइड से बात है। नूडल्स जो है वो आपके पास नेसेसिटी गुड्स के अंदर नहीं आती, उसको आप टेस्ट बिल्डिंग के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हो, तो लोगों ने अपने टेस्ट बिल्ड करने अदर ब्रांड के साथ। और फिर केमिकल को यहाँ पर इसको डिसकंटिन्यू कर मैगी जो पाकिस्तान से डिसकंटिन्यू हो चुका है। लास्ट जो है पेप्सी की बात करें, पेप्सी जो है इटसेल्फ 1992 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जो अभी तक मौजूद है। फिर जब ये कोक ने जब इसको टफ टाइम देना शुरू किया आफ्टर 6 मंथ्स, जो उन्होंने क्रिस्टल पेप्सी के नाम से जो है अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए। क्रिस्टल पेप्सी को लाने का मतलब ये था कि इट इज सिमिलर विद द वाटर, क्योंकि ये क्रिस्टल पेप्सी थी वाटर की ही शक्ल की थी। तो वहाँ पर उन्होंने जो है इससे मार्केट इंगेज करना शुरू करी, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने ये चॉइस रखी थी कि दैट इज़ द हेल्थ ऑल्टरनेटिव्स। और रेगुलर कोला जो है उसके बिहाफ के ऊपर जो है उन्होंने क्या किया था, क्रिस्टल पेप्सी को लेकर आए थे ये। और ये क्रिस्टल पेप्सी जो है फर्स्टली इंट्रोड्यूस जब हुई तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। इस क्रिस्टल पेप्सीज को जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया। और इनकी प्रमोशन और न्यू, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट थी अपनी ब्रांडिंग के अंदर, तो इसकी प्रमोशन भी जो है बहुत ज़्यादा लार्ज मास प्रमोशन जो है इसकी की गई। ग्रोथ स्टेज 6 मंथ तक इसने जो है इस प्रॉफिट को एंजॉय किया, मार्केट शेयर को एंजॉय किया। लेकिन क्योंकि कोका कोला जो है ऑलरेडी मार्केट में मौजूद था और टेप क्लियर वाटर के नाम से उनकी जो है प्रोडक्ट मौजूद थी, तो उसके बाद जो है ये अपनी मार्केट में से अपनी पोजीशन को जो है वो लूज करते चलेगा। और आफ्टर उन्होंने आफ्टर 6 मंथ to 8 मंथ्स उन्होंने जो है मार्केट से अपनी इस प्रोडक्ट को वाइप आउट कर दिया। तो दैट इज द क्रिस्टल ऑफ द पेप्सी। आज का जो हमारे पास हमारा कंप्लीट सेशन था, वो कंप्लीट सेशन हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से था। होपफुली यू आर सेटिस्फाइड फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। ये दोनों टॉपिक आपके पास आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। नाउ स्टूडेंट्स एंजॉय द लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।